नमस्कार भाई। तो देखो, हम अपना नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की जो बेसिक क्लास थी जिसमें हमने ये बताया था कि भाई नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, वो हमने बेसिक पढ़ लिया था। ठीक है, अब उससे आके हम अपना नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखो, अगला टॉपिक जो अपना नंबर सिस्टम का है ना, वो अगला टॉपिक अपना नंबर ऑफ फैक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बड़े सवाल पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, एक दो बेसिक से सवाल आ जाते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। देखो भाई, नंबर से इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स में ना दो चीजें होती हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा, एक तो होते हैं किसी भी नंबर ले लिए, कोई भी नंबर ले लिया हमने, एक तो होते हैं उस नंबर के फैक्टर और एक होते हैं मल्टीपल। तो देखो, ये होते हैं गुणनखंड और ये जो मल्टीपल होते हैं ये होते हैं गुणज। तो एक बार इसको देखते हैं, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। मान लो हमने एक नंबर ले लिया 10, तो अगर हमने 10 ले लिया तो वो जो संख्याएं जो 10 को पूरा भाग करेंगी वो क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। 10 को डिवाइड करने वाली संख्या 1 और 10 है, उसके अलावा 2 है और 5 है। तो 1, 2, 5 और 10 क्या हो गए, 10 के फैक्टर हो गए। अगर वो कहे 10 के मल्टीपल बताओ, 10 के गुणज बताओ, तो 10 के गुणज हो गए 10, 20, 30, 40। मतलब वो संख्याएं जो 10 से भाग होंगी वो क्या हो गए, इसके गुणज हो गए। जो संख्याएं 10 को भाग करेंगी वो क्या हो गए, 10 के फैक्टर हो गए। जो संख्याएं 10 से भाग होंगी वो संख्याएं क्या हो गई, इसके मल्टीपल हो गए। अब देखो भाई, हम अपना नंबर इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और इसका तरीका क्या होता है, कैसे कुछ पढ़ना है। अब एक बेसिक सा सवाल ले लिया, मान लो हमने एक नंबर ले लिया, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं हमने एक नंबर ले लिया 24। अब हम अपने से ये पूछा गया कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने होंगे। तो यहाँ तो देखो 24 है, छोटा सा नंबर है, हम इसके करके भी देख सकते हैं भाई कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 6, 12, जो भी कुछ आएगा वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप एक मिनट के लिए सपोज करो यहाँ 240 होता या 2400 होता या 24,000 होता, तो ऐसे तो हम कब तक काउंट करते रहते हैं और वहां काउंट करते तो हमसे गलती भी हो जाती। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। और वो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है वो चीज समझना है। एक बार देखो, एक मिनट के लिए हम 24 के फैक्टर लिख लेते हैं। 24 के जो फैक्टर हैं, 24 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे 24 के फैक्टर हमने लिख दिए, लेकिन अगर अपने को तरीके से करना हो सवाल, तो हम सवाल को कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी कोई नंबर दिया हुआ है ना, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे। तो देखो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो 24 लिखा हुआ है तो अपने को पता है 8 के 24 होता है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तुरंत अपने से नहीं बन रहा हो, तो वहां पे हम ऐसे करके देख लेंगे। 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से किया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 24 है। 2, 2, 2, 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1, ये अपने पास आ गया। तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 आ गया। और अब अपने को ये बताना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो देखो भाई, इसका कंसेप्ट समझ लेना एक बार, एक चीज समझ में आ जाएगी, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तीनों चारों चीजें शामिल है। और जो 3 की पावर 1 है, ये नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब आप देखना यहाँ पे टोटल फैक्टर अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये 8 फैक्टर कैसे आए, कैसे बढ़े, वो चीज समझ लो। 2 की पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो 2 की पावर 0 की अगर हम गुणा 3 की पावर 0 से कर देंगे तो पहला फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 की गुणा 1 से हुई 1 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, 2 की पावर 0 की गुणा जब हम 3 की पावर 1 से कर देंगे तो ये 3 आ गया कि नहीं आ गया। 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1 और 3, 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, 2 की पावर 1 होता है 2, जब इसकी गुणा आप 3 की पावर 0 से करोगे तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की गुणा 1 से हुई 2 आ गया। अच्छा, 2 की पावर 1 की गुणा जब आप 3 की पावर 1 से करोगे तो 3 दूनी 6 आ गया कि नहीं आ गया। 2 गुणा 3 6 हो जाएगा कि नहीं। 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 की गुणा हुई इससे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब है 1, तो 4 की गुणा जब 1 से होगी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, इस 2 की पावर 2 की गुणा जब 3 से करोगे तो 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 8, जब इसकी गुणा 3 की पावर 0 से होगी तो 3 की पावर 0 से होगी तो मतलब 1 से 8 गुणा 1 8 हो गया कि नहीं होगा। 2 की पावर 3 की गुणा 3 की पावर 1 से होगी 8 गुणा 3 8 के 24 आ गया।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके अलावा कोई और फैक्टर बना नहीं, और फैक्टर कैसे बने वो चीज हमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप एक बात बताओ, अगर 2 की पावर 3 था यहाँ पे, यहाँ 3 की पावर 1 था, तो यहाँ नंबर 4 थे कि नहीं थे? 2 की पावर 0 भी इसमें इंक्लूड था कि नहीं था? यहाँ 3 की पावर 1 था, तो इसमें 3 की पावर 0 भी इंक्लूड था कि नहीं था? तो यहाँ नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है इसमें। यहाँ 4 हो गए और यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए, और 4 दूनी कितना आ गया? 8। और अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 8 आ गए। मतलब कहने का क्या है कि 8 ऐसी संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में जो 24 को पूरा पूरा भाग करती हैं। वो 8 संख्याएं कौन सी हैं? वो 8 संख्याएं ये हैं, और अपने से कैसे निकालना है वो चीज हमारी समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमने एक चीज करके देख ली, हमने बना के देख लिया कि इसकी गुणा इससे हो रही है, इसकी गुणा इससे हो रही है। आपको नंबर सवाल कैसे करना है? आपको सवाल करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिखा कि जो 24 है वो 24 क्या है? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, तो आपके पास कोई भी नंबर होगा इस 24 के जगह 36 होगा, 240 होगा, 360 होगा, XYZ कुछ भी होगा। आप उस नंबर n को 1 की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r की फॉर्म में लिखो। यहाँ पे a जो होगा, b जो होगा और c जो होगा, ये हमेशा प्राइम नंबर होगा। a हमेशा और हमेशा किसको डिनोट करेगा? 2 को डिनोट करेगा। ये बात याद रखोगे आप। a किसको डिनोट करेगा? 2 को, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 वो प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 नहीं होगा तो किसी सवाल में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कहीं भी 4 नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो नंबर 4 से डिवाइड होना होगा वो ऑलरेडी 2 से हो लेगा, नहीं हो लेगा। यहाँ कभी भी 6 नहीं आएगा आगे। 6 से होने वाला 2 और 3 से हो लेगा कि नहीं हो लेगा। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे? प्राइम नंबर आएंगे। अब देखो n इज इक्वल टू 1 की पावर p, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में आ गया। a हमेशा किसको डिनोट करेगा? 2 को डिनोट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस। समझ में आई कि नहीं आई कोई बात? ठीक है, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 था। p को कितना डिनोट कर रहा था? ये 3, और क्यू की जगह पे कितना आ रहा था? 1। r इसमें था नहीं, कोई और नंबर होता जिसमें 5 होता तो हम लिख देते। तो यहाँ पे अपने पास सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? p प्लस 1, 3 और 1 4, क्यू प्लस 1, 1 और 1 2, 4 दूनी। कैसे आया 8? वो चीज आपको समझा दी। 8 क्यों बना था? क्योंकि नंबर कैसे बढ़ते हैं, फैक्टर कैसे बढ़ते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन आपस में होती है। लेकिन ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। ये चीज करके नहीं देखनी है, अपने को यही चीज करनी है कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी नंबर दे दिया उसने दे दिया n कोई नंबर है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, कुछ भी नंबर होगा, अपने को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने कहा इस नंबर के कुल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? 4 गुना 5 गुना 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4 5 20, 20 दिया 60। इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 60। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। किसी भी नंबर के हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास 60 आ गया। अब 60 होता है 12 5 60, और 12 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, और गुणा 5 की पावर 12 5 60 बन गया कि नहीं बन गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। अब यहाँ पे उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ऐसी संख्या है जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड करे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या होते हैं? ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब यहीं पे एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा कि n इज इक्वल टू 1 की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है। तो यहाँ पे अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। यहाँ पे एक वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया 24। अब 24 के जो फैक्टर हैं वो है 1 2 3 4 6 8 12 24, यही है, और तो कोई बचा नहीं। 1 2 3 4 5 होगा नहीं, 6 8 12 24। अब उसने कहा अपने से कि इसके इवन फैक्टर बताओ। उसने कहा अपने से कि इस नंबर के इवन फैक्टर बताओ, इस नंबर के वो फैक्टर बताओ जो सम संख्या है, जो इवन नंबर है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं 1 और 3 को काट दूं तो बाकी सारे इवन बच गए कि नहीं बच गए? बाकी सारी सम संख्या है कि नहीं? 2 भी सम है, 4 6 8 12 24 सारी सम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि इवन फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। मतलब क्या है कि अपना फॉर्मूले से सवाल करें तो अपना आंसर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो आप एक बात देखो कि 24 को तो वही लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। तो आप एक बात बताओ, जब आप इसको 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 लिखोगे, अगर आपको इवन फैक्टर चाहिए तो जब आप 2 की पावर 3 तक जाओगे तो ऐसे ही जाओगे। चलिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। तो आप एक बात बताओ मेरे को
ये जहां पे आप इंक्लूड कर लोगे ये नंबर इवन फैक्टर में दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा इवन में दिक्कत? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, और अगर इवन चाहिए तो उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी संख्या अगर सम संख्या चाहिए तो उसमें 2 का गुणनखंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो भाई अगर इस 2 की पावर 0 की गुणा जब आप 3 की पावर 0 से करोगे तो एक फैक्टर ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 की पावर 0 1 और 3 की पावर 0 1, 1 गुणा 1 गलत हो गया कि नहीं होगा? इसकी गुणा जब आप इससे करोगे तो भी गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 1, तो 3 की गुणा 1 से की 3 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन 3 तो ओड नंबर होगा और अपने को कैसे नंबर चाहिए थे? इवन नंबर चाहिए थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको हटाते हैं केवल तो आगे चाहिए कुछ भी लिखा हो इवन आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी नंबर आगे लिखा होगा उसकी गुणा कम से कम 1 2 से होगी कि नहीं होगी? और अगर कम से कम 1 2 से उसकी गुणा होगी तो कहने का मतलब क्या हो गया? वो नंबर इवन हो गया कि नहीं होगा? तो आप क्या करोगे कि जो यहाँ पे आपने p+1 लिखा था इसकी जगह केवल और केवल क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, p इंटू Q+1 इंटू r। समझ में आई कि नहीं बात? क्यों आ गया ये p? 1 क्यों चला गया? 1 क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि इस नंबर में जब इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि वो आगे किसी भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो ओड नंबर बना के देगा जो अपने को चाहिए नहीं। इसलिए अपने पास क्या आ गया? p इंटू Q+1 इंटू r+1। यहाँ पे अपने सवाल का आंसर आया था 6। अब आप एक बात देखते हैं कि अगर अपने सवाल का आंसर 6 आया तो अगर आप यहाँ से 6 निकालते तो p की वैल्यू 3 है, 3 का 3 लिख दिया। आगे वालों में तो सब में एक ऐड करना ही है, क्या की वैल्यू 1 है, जब इसमें 1 जोड़ोगे तो 3 दूनी 6। सवाल का आंसर 6 होगा। एग्री हो कि नहीं होगा? इस बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इवन फैक्टर कितने आगे? 6 आगे। अच्छा एक छोटी सी बात और इसमें, अगर आपको मान लो इसी सवाल में ओड फैक्टर निकालने हो, अगर आपको निकालने हो ओड फैक्टर, जब आप ओड फैक्टर निकालोगे इसके, जब आप इसके विषम गुणनखंड निकालोगे, तो जब आप इसके ओड फैक्टर निकालने जाओगे तो एक बात बताओ आप कि टोटल में से अगर आप इवन को हटा दोगे तो ओड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? भाई यहाँ पे अपने को ये पता है कि 24 फुल फैक्टर कितने थे? 8 थे, और इवन कितने थे? 6 थे। तो अगर हम 8 में से 6 घटा देते तो ओड अपने पास 2 आ जाते कि नहीं आ जाते? और देखने से पता चल रहा है 1 और 3, 1 और 3 क्या है? ओड है कि नहीं? तो अगर आपके पास ओड फैक्टर ये है तो एक बात समझो अभी, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 जो लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर ओड फैक्टर चाहिए तो ये पूरे की पूरी टर्म खत्म करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आप चाहो तो 2 की पावर 0 को रख सकते हो, लेकिन रखो चाहे ना रखो, क्योंकि जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 0 1 होता है, इसलिए इसको रखना ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में तो जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 की पावर 0 इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन अपने को आंसर निकालने तक मतलब होता है। तो यहाँ 2 की पावर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो यहाँ पे अपने को ये पूरी टर्म खत्म करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर कोई भी 1 2 मल्टीप्लाई कर गया किसी से तो वो ओड ना होके कैसा फैक्टर हो जाएगा? इवन फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए 2 की पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? ओड फैक्टर क्या हो जाएंगे? Q+1 इंटू r+1। p की जो पूरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। समझ के खत्म क्यों हो जाएगी? क्योंकि p किसकी वैल्यू आ रही है? 2 की, और 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर, लेकिन अपने को क्या चाहिए? ओड फैक्टर। समझ आ गई भाई बात? तो यहाँ पे देखो, अगर आप सोल्व करते इस सवाल को तो यहाँ पे p का तो कोई लेना देना ही नहीं था, इसका मतलब ये चीज तो खत्म ही हो जाती। और Q+1, तो Q+1 होता तो 1 + 1 कितना हो जाता? सवाल का आंसर 2 आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई कि नहीं होगी? टोटल फैक्टर कितने आ गए? 8 आ गए। इवन फैक्टर कितने आ गए? 6 आ गए। ओड फैक्टर कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, अब देखो एक सवाल कर लेते हैं हम अपना। मान लो अपने पास कोई नंबर दे दिया, उसने n कोई नंबर दे दिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ये नंबर दे दिया उसने। अब उसने अपने से ये कहा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में कोई इश्यू नहीं है, सब में एक एक जोड़ना है। 4 गुणा 5 गुणा 3, 4 5 20, 20 दिया 60। सवाल का आंसर 60 आ गया। अच्छा, उसने कहा कि इवन फैक्टर बताओ, तो इवन फैक्टर बताओ तो आपसे क्या कहा कि यहाँ पे जो पावर में 1 ऐड किया था वो 1 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 की पावर 0 इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 की गुणा जब आगे 3 और 5 से होगी तो कैसा नंबर बना देगा? ओड नंबर बना देगा। तो यहाँ पे कितना ले लिया? 3। आगे वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 3 5 15, 15 3 45। ये आगे टोटल, ये आगे इवन सम। अब ओड अपने को पता है 15 आएंगे। ओड 15 आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई कुल चीजें 60 थी, उसमें से 45 चलेगी, तो 15 बच गए कि नहीं बच गए? आप अगर तरीके से निकालोगे तो इस पूरी चीज को खत्म कर दोगे कि नहीं कर दोगे?
अगर इस पूरी चीज को खत्म कर दोगे तो आगे वाला तो लिखोगे एज इट इज, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 3 15, ये अपने पास और फैक्टर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कोई भी नंबर होगा आप भाई उसके इवन, टोटल, इवन और ओड निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। ये अपने पास फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर p + 1 q + 1 r + 1, इवन फैक्टर हो गए p × q + 1 r + 1, ओड फैक्टर हो गए q + 1 r + 1। ठीक है, एक चीज दिमाग में बैठा के चलनी है, n = a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। इसको 5-7 बार बोलोगे ये चीज दिमाग में सेट हो जाएगी। एक इसको डिनोट करेगा हमेशा, दो को डिनोट करेगा। क्लियर होगी कि नहीं होगी? कर लोगे? तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गए भाई अपने पास फैक्टर। अब देखो इस फैक्टर में ना 2 4 5 चीजें और आती हैं। 2 4 5 चीजें क्या आती हैं कि अपने पास कोई फैक्टर आ गया, कोई नंबर आ गया और उसने फैक्टर का सम भी आएगा, फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी आएगा। उसने अपने से ये कह दिया कि फैक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब आप एक बात समझना, देखो अपने पास एक नंबर आया, हमने एक नंबर ले लिया 24। ठीक है, अगर हमने इस नंबर एक नंबर 24 ले लिया तो 24 के जब आप फैक्टर बनाने चलोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। समझ में आ गई भैया तक की बात? ये अपने पास फैक्टर हो गए। अब उसने पूछा कि इन सभी फैक्टर की अगर आप गुणा कर देते हो तो वो गुणनफल कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आएगा। तो एक चीज समझना, यहाँ पे नंबर 2 टाइप के बनेंगे भाई। एक तो नंबर वो बनेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना आता हो, और एक नंबर वो बनेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर आता हो। तो 24 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन 24 की जगह अगर 36 होता तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है? तो आप क्या करोगे, देखो एक बात समझना, अगर आप 1 की गुणा 24 से कर देते हो तो 24 गुणा 1 24 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया भाई 24। अगर आप 2 की गुणा 12 से कर देते हो तो भी 24 आएगा कि नहीं आएगा? 12 दूनी 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आप 3 की गुणा 8 से कर देते हो तो भी 24 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आप 4 की गुणा 6 से कर देते हो तो भी 24 आएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात भाई? ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? 1 की गुणा 24 से हुई तो भी 24 आ गया, 2 की गुणा 12 से हुई तो भी 24 आ गया, 3 की गुणा 8 से हुई तो भी 24 आ गया, 4 की गुणा 6 से हुई तो भी 24 आ गया। अब एक बात बताओ आप कि जब हम इनकी गुणा लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 8 गुणा 12 गुणा 24, तो जो 24 है वो 4 बार गुणा हो गया कि नहीं हो गया? भाई आप इन दोनों की जगह एक बार 24 लिख सकते हो, लिख दिया 24 है। आप इन दोनों की जगह एक बार 24 लिखते हो, लिख दिया जी 24। इनकी जगह एक बार 24 लिख दिया जी 24, और इनकी जगह 24। अगर 24 की गुणा 4 बार हुई है तो आप 24 की पावर 4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अगर 24 की गुणा 4 बार हुई है तो 24 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब आप देखो कि यहाँ 24 की पावर 4 लिख दिया, तो 24 की पावर 4 लिख दिया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे वो हमने अभी निकाल ली कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे, और यहाँ पावर कितनी थी, 4 थी। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स कि कोई भी नंबर n होगा ना, उस n का फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, n की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइड बाई 2। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई, जैसे मान लो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। हमने एक सवाल ले लिया, हमने ले लिया 48। अगर हमने 48 ले लिया तो 48 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, नहीं होता तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 16 3 48 होता है, 4 होगा, 6 होगा, और उसके बाद क्या होगा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 24 और उसके बाद 48। कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, या 9 फैक्टर आ गए। 48 में एक छूट गया अपना, कोई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, एक 8 छूट गया ना, एक हो गया 8 और एक हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर आ गए। तो अब अगर 10 फैक्टर आ गए तो मेरे को पता है 48 की पावर 5 इस सवाल के मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर क्यों होगा। 48 की गुणा 1 से हुई 48, 2 की गुणा 24 से हुई 48, 3 की गुणा 16 से हुई 48, 4 की गुणा 12 से हुई, 8 की गुणा 6 से हुई। सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 48 कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार। तो 48 की पावर 5 सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? सवाल क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर क्या होगा, टोटल n की पावर क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। अब मान लो हम 48 के वैसे फैक्टर निकालो तो
तो 48 के फैक्टर निकालते तो 16 3 48 होता है। अगर 16 3 48 होता है तो 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 होता भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48 होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5 गुना 2 10 आगे कि नहीं आगे भाई। 4 और 1 5, 1 और 1 2, अभी हम जाया था आपसे 5 गुनी 10 आ गया। 10 का आधा कर दिया कितना आ गया 5 48 की पावर 5 सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर क्लियर होगा। अच्छा अब एक छोटी सी बात समझने की है, देखो वो क्या है कि हमने 24 लिया, हमने 48 लिया ना, तो 24 हमारा परफेक्ट स्क्वायर था ना 48 हमारा परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जो अपने आप में क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे देखो एक समझने की बात है। आपने एक नंबर लिख दिया, आपने एक नंबर लिख दिया 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, 10 गुणा 10 100 होता है। अगर आप 100 के फैक्टर निकालोगे तो 1 2 5 10 20 25 और उसके बाद 50 और उसके बाद क्या चाहिए, यही आएगा ना भाई, और तो कोई फैक्टर नहीं बनना। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई आप मेरे से, 1 की गुणा अगर आप 100 से कर दोगे तो 100 आएगा, बहुत अच्छी बात है 100 आएगा। 2 की गुणा 50 से कर दोगे तो भी 100 आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक हमने छोड़ दिया 4 और 5, 4 की गुणा 25 से कर देंगे तो भी कितना आएगा 100 आएगा। 5 की गुणा अगर हम 20 से कर देंगे तो भी कितना आएगा 100 आएगा। लेकिन अभी ये क्या बच गया, 10 बच गया। कोई भी परफेक्ट नंबर लोगे ना, परफेक्ट स्केल लोगे, 36 ले लो आप, 1 2 3 4 6 9 12 18 यही बनेंगे। देखो 1 की गुणा 36 से हुई 36, 2 की गुणा 18 से हुई 36, 3 की गुणा 12 से हुई 36, 9 की गुणा 4 से हुई 36 और 1 क्या बच गया लास्ट में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करके देखो, यहाँ कितना है 100 के फैक्टर में कितना आ रहा है बीच में 10, और 36 के फैक्टर में कितना आ रहा है 6। क्या हम इस 10 को रूट 100 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्या हम इस 6 को रूट 36 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? समझने का अर्थ क्या है, अब एक बात समझ लो आप यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 6 है अपने पास। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सभी नंबर की मल्टीप्लीकेशन। अगर आप सभी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो देखो इनको ऐसे लिखोगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 36 लिख दिया भाई। 1 की गुणा 36 से हुई, 1 36 लिख दिया। 2 की गुणा 18 से हुई, दूसरा 36 लिख दिया। 3 की गुणा 12 से हुई, ये लिख दिया। 9 की गुणा 4 से हुई, ये 36 लिख दिया। और 1 गुणा क्या लिख दिया 6 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अच्छा, इस 36 की 4 बार गुणा हो रही है तो इसका तो मैटर सॉर्ट आउट हो लिया, इसके तो 36 की पावर 4 होगी और गुणा बच गया 6। अब गुणा 6 बच गया तो एक बात बताओ आप इसको गुणा रूट 36 लिख सकते हो भाई? गुणा रूट 36 लिख दो, बाहर आएगा तो 6 ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और रूट 36 को 36 की पावर 4 और गुणा 36 की पावर 1/2 लिख सकते हो। पावर हाफ होती है कि नहीं होती है? अगर पावर हाफ होती है तो 36 की पावर 4 और 36 की पावर 1/2, और अपने पता है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। और 4 में आधा जोड़ दोगे तो 4.5 बन जाएगा। 4.5 का मतलब 9/2 होता है कि नहीं होता है? तो ये 36 की पावर 9/2 आ गया। अच्छा, अब अपना पुराने फॉर्मूले पे आते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाई 2। 36 के टोटल फैक्टर 9 थे कि नहीं थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगर 9 थे तो 36 की पावर सीधी आप 9/2 लिखते तो बात सही थी। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं है? तो 36 की पावर कितनी हो जाएगी? क्लियर है भाई? यहाँ पे करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के 9 फैक्टर हैं ना, सॉरी 100 के 9 फैक्टर हैं, तो 100 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 9/2 हो जाएगी। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, इन शॉर्ट बात ये है कि किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हो, कोई नंबर ले लिया हमने, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, उसके फैक्टर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं 10। अगर उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 10 आते हैं तो उसके फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, उस नंबर की पावर कितनी लगा दो? 5। अगर उसके फैक्टर आते 11 तो उसके 11 फैक्टर आते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 5.5। 11 का आधा 5.5, 10 का आधा कितना हो जाता? 5। क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और आप फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों चीजें कर सकते। ठीक है, अब इसमें देखो सवाल करते हैं, इसके 2 4 5 टाइप के सवाल है, वो किस किस हिसाब से सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक सवाल ले लिया,
जैसे एक सवाल ले लिया, हमने एक सवाल ले लिया, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 विच आर मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ। इस चीज को समझना भाई, अपने पास एक नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अपने को नहीं पता। उसके कितने फैक्टर होंगे जो 10 से खत्म होंगे, जो 10 के गुणज होंगे, जो 10 के मल्टीपल होंगे, मतलब 10 आए, 20 आए, 30 आए, 40 आए, 50 आए, 60। इस हिसाब से मैं आपको ना एक बेसिक सा एग्जांपल लेके करवाता हूँ, फिर आप इस सवाल को आसानी से कर लो। अपने पास एक नंबर ले लिया 60, और ये बताओ 60 के ऐसे कितने फैक्टर है जो 10 के मल्टीपल है। एक तो 10 ही हो गया, 10 60 को डिवाइड करते हैं, एक क्या हो गया 20 हो गया, एक क्या हो गया 30 हो गया, और एक खुद क्या हो गया 60। मतलब कहने का क्या है कि सवाल का जो आंसर आया ना मेरा, वो आंसर कितना आया 4 आया। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को कि 12 5 से 60 होता है, तो n 60 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 से 60। बड़े ध्यान से समझना भाई इस बात को। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 10 का मल्टीपल। तो 10 का मल्टीपल चाहिए, तो आप एक बात बताओ कि 10 मैथ में एक ही कंडीशन में पड़ता है, जब एक 5 की रेख 2 की गुणा होती है। जब एक 5 की रेख 2 की गुणा होगी तो ही 10 बनेगा, अदरवाइज मैथ में, पूरे मैथ में कहीं भी 10 नहीं बनता। और अगर आपको ये चाहिए कि कम से कम 1 2 चाहिए, और कम से कम 1 क्या चाहिए 5 चाहिए, तो 1 2 चाहिए, 1 5 चाहिए, बाकी 3 से 7 से इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि जब 2 और 5 आ गए तो लास्ट में ले जाके 1 0 लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। अच्छा, अब ये बताओ, आप 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो अगर जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे तो यहाँ कितना लिख देते थे 3 लिख देते थे। अगर 2 की पावर 2 है तो यहाँ कितना लिख देते थे 3 लिख देते थे। ये जब 3 लिखते थे तो इसमें 2 की पावर 0 इंक्लूड था कि थोड़ी देर पहले समझाया आपसे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, इसमें 2 की पावर 0 इंक्लूड था। लेकिन अब आप 2 की पावर 0 को इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो 2 की पावर 0 तो 1 होता है, और अपने को क्या चाहिए 2 गुणा 5 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 ना आते। क्यों आया ये 2, ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि अपने को कम से कम 2 की पावर 1 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, कम से कम 2 की पावर 1 चाहिए, 2 की पावर 2 तक है अपने पास, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, दो चीजें बन सकती है कि नहीं बन सकती, 2 एज आगे कि नहीं आगे। अच्छा, 3 की पावर 1 है, इस चीज से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 3 की पावर 0 इंक्लूड कर लिया, 3 की पावर 1 इंक्लूड कर लिया। अच्छा, 5 की पावर है 1, 5 की पावर 1 है 2, 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 नहीं लिख के यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 5 की पावर 1 का 1। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 0 इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि अगर 10 चाहिए तो 2 गुणा 5 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कम से कम 1 5 की पावर 1 चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, अपने सवाल का आंसर हो गया। समझ में आई कि नहीं बात, क्लियर हो गई कि नहीं होगी, क्यों आया ये 4, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ना समझ में आई हो तो दोबारा देख लेना एक बार। 2 की पावर 2 था, जब फैक्टर निकालते हैं तो 3 लिखते, उसमें 2 की पावर 0 इंक्लूड था, लेकिन मल्टीपल 10 का चाहिए। अगर मल्टीपल 10 का चाहिए तो कम से कम 1 2 होना चाहिए, तो कम से कम 1 2 होना चाहिए, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, दो तरीके यहाँ बन गए। 3 से कोई फर्क नहीं पड़ना, 3 2 हो गया, 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 था तो 1 आ गया। यहाँ 5 की पावर 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि कम से कम 1 5 अपने को चाहिए था, तभी तो अपना क्या बनता 10। क्लियर होगी मेरे ध्यान से भाई ये बात। तो अब अपने सवाल को अगर आप करोगे तो अपना सवाल आसानी से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो, मल्टीपल चाहिए 10 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 की पावर 3 है तो यहाँ 3 ही लिख दोगे कि नहीं, समझ के क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 को इंक्लूड नहीं किया, कम से कम 2 की पावर 1 चाहिए ही चाहिए था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अच्छा, 3 की पावर 4 है तो यहाँ तो 5 ही लिखोगे, क्योंकि 3 से तो 5 पे होने पर ना होने पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। 5 की पावर 2 है तो यहाँ आप 2 ही लिखोगे, 3 नहीं लिखोगे, क्योंकि 5 की पावर 0 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो कोई भी नंबर था वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, जिसके 10 के मल्टीपल के कुल कितने फैक्टर बन सकते थे, 5 3 15, 15 दूनी 30, और सवाल का आंसर कितना हो गया 30। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, चीज बनती कैसे वो चीज आगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी सवाल में वो अपने से ये कह देता
हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 4 एंड 5 रेज टू पावर 2 which are divisible by ये which are divisible by 12, जो कि 12 से क्या होंगे, 12 के पहाड़े में आएंगे, मल्टीपल ऑफ 12 लिख देते तो भी कोई बात थी नहीं, कोई इश्यू था। अब देखो भाई, अगर उसने 12 लिख दिया यहाँ पे तो एक बात है समझने की कि जो 12 है ना, ये 12 क्या है, ये 12 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 है। भाई 12 किसी नंबर में कब बनेगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, जब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कम से कम मिनिमम 2 की पावर 2 चाहिए नीचे। 2 की पावर 2 से नीचे आप ले लोगे तो आप कभी 12 बना सकते हो, कुछ भी लिखते रहना, जब तक 4 नहीं आएगा तब तक 12 नहीं बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? तो 2 की पावर 2 कम से कम चाहिए। सवाल में 2 की पावर 3 है अपने पास, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 2 लिख देंगे। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? अच्छा, 3 की पावर है 4, तो कम से कम 3 की पावर 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। ठीक है, 5 से कोई फर्क पड़ना है? 5 से कोई फर्क नहीं पड़ना, 5 से हो चाहिए ना हो। तो 5 का क्या है स्क्वायर, तो पावर कितनी लिख दी ना, सॉरी वैल्यू कितनी लिख दी 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर हो गई भाई बात? तो 2 4 दूनी 8, 8 दिया 24, सवाल का आंसर 24। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी भाई बात। अगर आपके पास कोई सवाल आएगा तो आप कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर होगी भाई चीज? अच्छा ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। यहाँ पे उसने ऐसे लिख दिया, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4 एंड 5 रेज टू पावर 2 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना कि जो क्या है कि पूरे के पूरे क्या है कि स्क्वायर बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। अब एक बात देखो आप कि परफेक्ट स्क्वायर पूछे उसने, तो मैं एक चीज छोटा सा सवाल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगी चीज। आप एक बात बताओ मेरे को, हमने एक नंबर ले लिया 36। अब 36 हमने ले लिया, तो 36 के अपने को क्या चाहिए, 36 के अपने को फैक्टर चाहिए, और 36 के फैक्टर छांटने के बाद अपने को वो फैक्टर चाहिए कि जो कि परफेक्ट क्या बना के देते हो, स्क्वायर बनाते हो। तो आप 36 के फैक्टर लिखना शुरू करोगे तो आप लिखोगे 1 2 3 4, उसके बाद 5 नहीं आएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद 7 8 नहीं आएगा 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और उसके बाद 18 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। यही आएंगे भाई, और तो कोई नहीं है ना, कोई छूट तो नहीं है। 1 2 3 4 5 आएगा नहीं, 6 आ जाएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ मेरे को, 9 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 36 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। और एक गलती हो जाती है, एक को भूल जाते हैं, एक गलती हो जाती है अपने से, और हम जल्दी जल्दी क्या लिख जाते हैं, ये लिख जाते हैं, एक को नहीं लिखते। एक भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? किसका? एक का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मतलब कहने का क्या है कि अपने पास सवाल का आंसर कितना आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर कितने आपके पास 4। समझ गए भाई? अच्छा जो 36 होता है वो 12 3 36 होता है। 36 को ऐसे लिखा जाता है 12 3 36। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते? क्लियर होगी भाई बात? अब 2 की पावर 2 आया, 3 की पावर 2 आया, तो एक बात बताओ आप मेरे को, जब आप 2 की पावर 2 लिख रहे हो, जब आप 2 की पावर 2 लिख रहे हो, तो 2 की पावर 2 जब आपने लिखा होगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आया होगा। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 आया होगा कि नहीं आया? क्लियर होगी भाई बात? ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर है। कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 4 हो गए कि नहीं? समझ में आई भाई बात? तो आपको ऐसे नहीं बना के देखना है, आपको कैसे करना है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यहाँ पे कितना आ गया? समझ गए क्यों आ गया 2? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है तो वही चीज इसमें, और 2 दूनी 4। सवाल का आंसर कितना हो गया? 4। समझ गए कि नहीं समझ गए बात?
क्लियर होगी कि नहीं होगी चीज? जो ये सवाल दे रहा है अपने से, ये जो अपने से कह रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 2 विच आर परफेक्ट स्क्वायर, तो आप 2 की पावर 3 में जाओगे तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे कि नहीं? क्यों लिखा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2। अगला आता 2 की पावर 4। अगर यहाँ 2 की पावर 3 की जगह 2 की पावर 4 लिखा होता तो इस 2 की जगह 3 बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? 3 परफेक्ट स्क्वायर हो जाते कि नहीं हो जाते? 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, कितना लिख दोगे? 3 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, कितना आंसर आ गया? 12 आंसर आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात? क्लियर होगी कि नहीं होगी चीज? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में नहीं आई तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 और गुणा 5 की पावर 6, और उसने पूछ लिया कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 6 विच आर परफेक्ट क्यूब, विच आर परफेक्ट क्यूब, कि जो पूरे पूरे घन है। अब क्यूब है तो क्यूब कितनी पावर के बाद रिपीट होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, ऐसे रिपीट होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसे रिपीट होगा तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, 2 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, 3 की पावर 5 है तो वही चीज 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 6, समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, सवाल का आंसर 12 हो गया। क्लियर होगी भाई बात? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मेरे हिसाब से फैक्टर आएगा तो फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। फैक्टर में किसी भी टाइप का सवाल पूछता है तो आप कर सकते हो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है फैक्टर में, वो और समझ लो। ठीक है, बस 1-2 मिनट का काम है कि फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखो अपने पास एक नंबर आ गया 24, 24 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 8 और उसके बाद आ गया 9 10 11 12 और 24, यही फैक्टर बनेंगे 24 के, और तो कोई बनना नहीं, कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 आएगा, नीचे 6 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 24। ठीक है, अब देखो इनका सम अगर आप करते हो तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 24 48, 48 और 12 कितने हो गए? 60। फैक्टर का समेशन कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, अब ये फैक्टर का समेशन 60 आ गया आपके पास तो 60 समेशन आपको कैसे निकालना है? देखो एक चीज समझ लेना, 24 को आप क्या लिखोगे? 24 को आप 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24। अब आप इसका फैक्टर का सम करोगे ना तो आप क्या करो? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर और 3 की पावर 0, 3 की पावर, ये जीपी बनती है भाई, याद रखना ये जीपी बनती है। देखो 1 2 4 8, जीपी बन गई नहीं बनेगी? 2/1 1, 4/2 2, 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 1 जमा, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 और 15 गुणा 4 कितने हो गए? 60। ये फैक्टर का सम कितना आ गया आपके पास? 60। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपसे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, अगर n कोई नंबर है, 1 की पावर p, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर होगा आपके पास a रेज टू पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर p, मतलब मैक्सिमम पावर तक गए, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर q और इनटू c की पावर 0, c की पावर 1 और c की पावर r। ये आपके पास सम ऑफ ऑल फैक्टर। क्लियर होगी भाई बात? ठीक है, अगर आपको सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए तो देखो एक चीज समझ लेना यहाँ पे, अगर आपको इवन फैक्टर का सम चाहिए था, ये मैंने यहाँ पे आगे साफ कर दिया, 1 जमा ये, ठीक है। अगर आपको इवन फैक्टर का सम चाहिए था तो आप केवल 1 और 3 को घटा देते, 1 और 3 को हटा देते इवन आ जाता, तो 60 की जगह कितना हो जाता? 56 हो जाता कि नहीं हो जाता? 56 हो जाता। तो आप एक बात बताओ, अगर अभी से 1 को हटा दें तो आगे जो भी नंबर आएगा उस नंबर से ये कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा, इवन बना देगा कि नहीं बना देगा? इवन नंबर की मल्टीप्लीकेशन अगर आप किसी नंबर से करते हो तो हमेशा इवन रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है, तो 1 को हटा दो आप। अगर आप यहाँ से 1 को हटा देते, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 3 और 1 4, 14 चौके 56 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सम ऑफ इवन फैक्टर क्या आ जाएगा? सम ऑफ इवन फैक्टर
जो 1 की पावर 0 शुरू किया था, 1 था ना 1 की पावर 0, इस 1 को ही तो हटाया था, 1 हटाते ही सारा इवन बन गया कि नहीं बन गया। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1 और 1 की पावर, और आगे वाला एज इट इज b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर क्यू, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर, आगे वाला एज इट इज चलता है। समझ गए मेरी बात को। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे इवन फैक्टर का सम 56 आया था, तो ओड का सम कितना था 4, तो ओड का सम निकालने के लिए एक तरीका तो वही हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, उसमें से इवन घटा दो, सम ऑफ ओड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। डायरेक्ट ओड निकालना हो तो इसको पूरे को ही हटा दो ना, यही तो दिक्कत कर रहा है, यही दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पूरे को हटा दो। मतलब फॉर्मूला याद देखो, 3 और 1 4 बच गया, नहीं बच गया। मतलब फॉर्मूला ही आप क्या कर दो, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर क्यू इंटू c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर r, ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो अपने प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। कुछ डाउट हो तो भेज देना, ठीक है, बाकी अपना करते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए बाय।